आने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि वो आई क्यों, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी। तो देखिए मध्यकाल में भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापार के दो मुख्य समुद्री रास्ते थे। एक था फारस की खाड़ी वाला रास्ता और दूसरा लाल सागर वाला। तो ज्यादातर व्यापार कहाँ से होता था? ज्यादातर फारस की खाड़ी से, क्योंकि लाल सागर का जो मार्ग था वो कोहरे और चट्टानों की वजह से मतलब काफी मुश्किल था। और इन रास्तों पर किसी का कंट्रोल था? एशिया से यूरोप जाने वाली हर चीज पर हर राज्य में टैक्स लगता था, चुंगी लगती थी। तो चीजें यूरोप से बहुत महंगी लगती थी। बहुत ज्यादा। और फिर 1453 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, तुर्कों ने कुछ दुनिया पर कब्जा कर लिया जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं। जी, और इसके साथ ही उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। अब जो फारस की खाड़ी वाला मेन रास्ता था वो उनके कंट्रोल में आ गया। मतलब यूरोपीय व्यापारियों के लिए रास्ता लगभग बंद हो गया। बिल्कुल, व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया और इसी मजबूरी ने उन्हें नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर कर दिया। और इसको सबसे आगे पुर्तगाली। हाँ, पुर्तगाल सबसे आगे था। वहाँ के एक शासक थे प्रिंस हेनरी, जिन्हें नेविगेटर भी कहते हैं। उन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्हीं के समय में खोज शुरू हुई। जी, 1486 में एक पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज। वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा, जिसे उत्तमाशा अंतरी या केप ऑफ गुड होप कहा गया। और इसी बात को लंबी निकला भारत की खोज में। हाँ, लेकिन वो पश्चिम की तरफ निकल गया और अमेरिका पहुंच गया। और फिर अंत में 1498 में भारत पहुंचा। सही, वो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली बना। वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। लेकिन कालीकट में पहले से अरब व्यापारी मौजूद थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। किया, बिल्कुल किया। वो अपना कॉम्पिटिशन क्यों बनने देते। लेकिन कालीकट के जो राजा थे ज़ोरेन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। अच्छा। उन्होंने क्यों स्वागत किया? उन्हें लगा कि अरब व्यापारियों की मोनोपोली तोड़ने का अच्छा मौका हो सकता है, तो उन्होंने उसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की इजाजत दी। और सुना है कि इस व्यापार में वास्को डी गामा को जबरदस्त मुनाफा हुआ था, जबरदस्त से भी कहीं ज्यादा। उन मसालों को यूरोप में बेचकर उसे अपनी पूरी यात्रा की लागत से 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना, ये तो मतलब कितनी हाँ, और इसी मुनाफे की खबर ने पूरे यूरोप में होश लगा दी। इसके बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। और इस बार उसने फैक्ट्री लगाई। जी, इस बार उसने कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से पुर्तगाली सत्ता की शुरुआत हुई, फिर गवर्नरों का दौर आया। बिल्कुल, पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक रहा। इसने क्या किया? उसने कोचीन का दूधीकरण करवाया, मतलब किलेबंदी करवाई और उसे अपना हेडक्वार्टर बनाया। और 1509 में उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के मिले-जुले जहाजी बेड़े को हरा दिया। लेकिन भारत में पुर्तगाली सत्ता का असली संस्थापक तो अल्बुकर्क को माना जाता है। सही कहा, अल्बुकर्क 1509 में आया। वो ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। गोवा को, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और इसी के बाद एक और गवर्नर आया, नीनो डी कुन्हा। उसने 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। और बंगाल की तरफ भी उसने बस्तियां बसाई। हाँ, मद्रास के पास सैंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां उसने स्थापित की। वैसे भारत को पुर्तगालियों के कुछ खास दिन भी हैं ना? जी बिल्कुल, भारत में जो छापाखाना है यानी प्रिंटिंग प्रेस वो वही लाए। और तंबाकू की खेती भी। हाँ, 1508 में दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई और कई फल और सब्जियां जैसे पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू भी। ये सब पुर्तगालियों के देन है। जी, ये सब वही लेकर आए। अच्छा, पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच। हाँ, अगले थे डच, जो हॉलैंड या नीदरलैंड्स के निवासी थे। 1602 में उनकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द लैंड्स बनी। और वो भारत कब पहुंचे? उनका पहला दल 1605 में भारत आया और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री पूरी तरह पर मसूरी पट्टन में लगाई, पुर्तगालियों से अलग। हाँ, फिर 1610 में पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री बनाई और उसे अपना मुख्यालय बना लिया। वहाँ वो पगोड़ा नाम के सोने के सिक्के भी ढालते थे। बंगाल में भी उनका कोई बड़ा सेंटर था। हाँ, बंगाल में चिंसुरा डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। एक बात और, डच लोग हर से मुख्य रूप से क्या ले जाते थे? मसाले? नहीं, यही फर्क था। वो मसालों से ज्यादा सूती वस्त्र, नील, शोला, कच्चा रेशम और चावल का निर्यात करते थे। मतलब उनका फोकस टेक्सटाइल पर ज्यादा था। अब आते हैं हम इस पर। हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय। और उनका पहला जहाज भारत कब पहुंचा? 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचा। तो उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में। अस्थायी फैक्ट्री परमिशन के लिए हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर ने उसे स्वागत किया था ना। हाँ, जहांगीर उससे काफी प्रभावित हुआ। उसे 400 का मनसब और खान या इंग्लिश खान की उपाधि दी। लेकिन स्थायी फैक्ट्री परमिशन नहीं दी शुरू में। नहीं, अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1611 में मसूरी पट्टन में खोली। सूरत वाली फैक्ट्री को स्थायी दर्जा तो 1613 में मिला जहांगीर के फरमान के बाद। फिर 1615 में सट्टा मसूरी पाया था। जी, जेम्स प्रथम के राजदूत के तौर पर वो ज्यादा चतुर था और उसने जहांगीर से कई व्यापारिक छूटें हासिल कर ली। और यहीं से अंग्रेजों के पैसे शुरू हुए। बिल्कुल, 1632 में उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। सुनहरा फरमान लिया था। मतलब सिर्फ 500 पाउंड सालाना टैक्स के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से बिना किसी और टैक्स के व्यापार करने का अधिकार। ये तो बहुत बड़ी राय थी। बहुत बड़ी। फिर 1639 में उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। और बम्बई को दहेज मिला था। हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई और दहेज में पूरा मुंबई मिल गया। और राजा ने उसे कंपनी को किराए पर दिया। जी, 1669 में सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर कंपनी को दे दिया। इसके बाद उन्होंने बंगाल रुक गया। हाँ, 1698 में कंपनी ने 1200 रुपए में बंगाल के 3 गांव खरीदे, गोविंदपुर, सुल्तानपुर और कलकत्ता। और इन्हीं को मिलाकर कलकत्ता शहर बना। जी, जॉर्ज चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की और 1700 में वहाँ फोर्ट विलियम किला बनाया गया। और 1717 वाला फर्क का फरमान भी बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, जॉन सुलमन के प्रतिनिधिमंडल ने वो फरमान हासिल किया था जिससे कंपनी को व्यापार में भारी रियायतें मिली। अंग्रेजों के अलावा डेनिश और फ्रांसीसी भी तो थे। जी, डेनिश यानी डेनमार्क के लोग 1660 में आए। बंगाल का श्रीरामपुर उनका मुख्य केंद्र था। और फ्रांसीसी, वो तो अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने। बिल्कुल, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी, लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से। काफी देर से है वो। हाँ, उन्होंने 1667 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। फिर 1673 में बंगाल में चंद्रनगर बस्ती बसाई और 1701 में पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बना लिया। यहाँ एक बात अक्सर कंफ्यूज करती है, इन कंपनियों की स्थापना और इनके भारत आने का क्रम। हाँ, इसमें थोड़ा फर्क है और ये याद रखना जरूरी है। तो स्थापना का क्रम क्या था? स्थापना का क्रम है सबसे पहले पुर्तगाली 1498, फिर अंग्रेज 1600, उसके बाद डच 1602, फिर डैनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1664। मतलब अंग्रेजी कंपनी डच कंपनी से पहले हुई। जी, 2 साल पहले। लेकिन भारत आने के क्रम में डच पहले आ गई। अच्छा, तो भारत आने का क्रम क्या हुआ? भारत आने का क्रम है पुर्तगाली 1498, फिर डच 1605, फिर अंग्रेज 1608, उसके बाद डैनिश 1616 और आखिर में फ्रांसीसी 1667। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण